किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, हम जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उस खेती बाड़ी में हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं रासायनिक खाद, और रासायनिक खाद के साथ साथ जो है खेतों में जो हम बीमारी आ रही हैं फसलों में, उन खातर भी हम ज़्यादा जो है रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसान भाई जो है रसायन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे हैं, और उस रसायन के इस्तेमाल के अलावा भी किसान भाइयों द्वारा जो है एक विकल्प है, वो है जैविक खेती। कि किस तरह जैविक खेती करके भी जो है किसान भाई जो है अपनी उपज पूरी ले सके हैं, साथ में जो खेत में होने वाली जो बीमारी हैं उन पर भी हम नियंत्रण पा सके हैं। और इसी विषय में हमने जो है एक प्रगतिशील किसान भाई हैं धर्मपाल, उनसे बातचीत करी। वो जैविक खेती पे काफ़ी काम भी कर रहे हैं, और दूसरे जो किसान भाई हैं उनने भी जैविक खेती खातर जो है वो प्रेरित भी कर रहे हैं। तो किसान भाइयों ने सुना हुआ है यह बातचीत जैविक खेती के ऊपर। आज हम बातचीत कर रहे हैं एक प्रगतिशील किसान भाई से, और उनका नाम है धर्मपाल जी, जो गांव सावल से संबंधित है। और आज धर्मपाल जी से बात करेंगे जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। धर्मपाल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। और आपने जैविक खेती के ऊपर काफी काम किया है, तो जो हमारे किसान भाई हैं जो कार्यक्रम सुन रहे हैं वो भी जो है जैविक खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि जैविक खेती जो है वो क्या है, इसको हम किस तरह करें और इसके क्या क्या हमें लाभ मिल सकते हैं। तो आप जो है हमारे किसान भाई जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, थोड़ा सा उनका भी जो है मार्गदर्शन करें कि जैविक खेती है क्या। सर, जैविक खेती एक जो है ना नेचुरल खेती है, कुदरती खेती है। इसमें हम रसायन केमिकल ना डाल करके जो अपने पशु आधारित गोबर है उसके खाद बना के, जीवामृत और गौमूत्र से पेस्टिसाइड बना के जी, और जो लस्सी बचती है हमारी उससे फंगस की दवाई बना के, इससे मतलब नेचुरल तरीके से खेती करते हैं। ये जैविक खेती मतलब जो है वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। और जो हमारे पहले आज से 20-30 साल पहले जो बुजुर्ग करते थे उस टाइम रसायन नहीं थे और जी केमिकल नहीं थे, कुदरती खेती थी। इसके जहर मुक्त खेती कह लो या ऑर्गेनिक खेती कह लो, इसके फायदे हैं। ना तो किसी तरह कोई रसायन हमने इस्तेमाल करना है, और ना ही जो बीमारी खेत में अगर फसलों में लग जाती है तो उसमें भी हमने कोई किसी तरह का कोई जो है रसायन का छिड़काव नहीं करना है। उसमें कोई केमिकल कोई दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। उसको हमने नेचुरल तरीके से कवर करना है, जैसे लाइट ट्रैप लगा के, गवर्नमेंट ट्रैप लगा के। और धर्मपाल जी, जो ये आजकल जो मान लो खेतों में जो अपनी बीमारियां लग जाती हैं, तो ये बीमारियां जो है जो आदी हो गई हैं इनकी, जो केमिकल है जो रसायन है इनकी आदी हो गई है, तो क्या जो हम जो प्राकृतिक तरीके से करते हैं तो ये उसको कवर कर लेती है उन बीमारियों। प्राकृतिक तरीके से अगर हम कवर करेंगे तो ये हमारे काबू में आ जाती है, क्योंकि हमारे जो कीट है ना जी, तो हमारे मित्र कीट भी हैं और दुश्मन कीट भी हैं। मित्र कीट को बचा के रखेंगे तो कीट उस कीट को खाता है। अच्छा जी, ठीक। कुछ कीट शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी कीट तो हमारी साग सब्जी फसल को खाते हैं जी, और जो कीट मांसाहारी है वो कीट को कीट खाता है। ठीक है। सबसे पहले हमको उसकी पहचान होनी चाहिए और ये देखना चाहिए हमारे खेत में कितने प्रकार के कीट है, कौन मित्र कीट है कौन दुश्मन है। तो उसके 10 के ऊपर एक ही बारी है। जी, धर्मपाल, जो इसमें जो हम गाय का गोबर है, गाय का जो मूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा भैंस का भी जो गोबर और मूत्र वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर ऐसा है, गौमूत्र तो कहने में आ जाता है ना, जैसे हमारा प्राकृतिक जो पशु था, कुदरती गाय थी, भैंसे तो बाद में आई। जी जी, तो ये कहने में आ जाता है। बाकी कोई भी पशु है उसका कोई भी पशु का मूत्र चलेगा, गोबर भी चलेगा। ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, भैंस कुछ भी चलेगा। ये कोई जरूरी है कि गाय का है, ये तो मतलब एक संज्ञा मिल गई ना गाय गौमूत्र से। जी जी,
जी। काऊ डंग से। और धर्मपाल जी, इसमें जो मान लो अब इसमें खेती कर रहे हैं तो उसमें जो छिड़काव है या जो हम पहले खाद डाल रहे हैं, तो वो सारा जिस तरह हम जो हमारी रासायनिक खाद है सेम उसी तरह डालनी है, या इसका कुछ विधि अलग है इनकी डालने की, या इसका जो समय है डालने का वो अलग है? विधि तो लगभग सेम ही है, लेकिन हमने क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जैसे हमारी खेती रसायन और रसायनिक फर्टिलाइजर की आदि होगी ना जी। और केमिकल की, हाँ जी, हाँ। उसको हमने धीरे धीरे घटाना है और ऑर्गेनिक जो हमारी कुदरती खेती है उसको अपनाना है तरीके को। इनकी धर्मपाल जी, इनकी शुरुआत में तो दोनों ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा उसको कम करते चले जाएं और जो प्राकृतिक तरीके उनको बढ़ाते चले जाएं हम। हाँ, इसको 3 साल लगेंगे हमारे को फर्टी को साफ करने में। जी जी। हम रासायनिक को घटाएंगे और ऑर्गेनिक को अपनाएंगे, लगभग 3 साल बाद हमारा खेत तैयार हो जाएगा जी। और 3 साल हमारा अर्ध जैविक आएगा, उसके बाद 3 साल और लगेंगे, उसमें 6ठे साल हमारा पूर्ण जैविक हो जाएगा। जी धर्म। अच्छा धर्मपाल जी, इस तरह मिट्टी की जांच भी हम करवाते हैं, मिट्टी की जांच है, पानी की जांच है, तो अगर हम जैविक खेती की तरफ चले जाएं तो फिर उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी कि खेत में जो है किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच भी करवाएं या फिर पानी की जांच करवाएं कि उसमें किस तरह कोई कमी नहीं हो, या वो फिर चल जाएगा जैविक खेती में सब कुछ? जैविक खेती में मिट्टी की जांच में जो है खाद वगैरह के लिए तो कोई जरूरत नहीं। जी। पानी की तो जांच करानी पड़ेगी। देखो, पानी तो इससे इतनी जल्दी सुधर नहीं पाएगा, क्योंकि हाँ, जो सालों से हाँ जो हम जहर छिड़कते आ रहे हैं वो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ गया पानी पे। वैसे भी हमारी जो नदियां हैं, नदियों में भी केमिकल छोड़ रही हैं फैक्ट्रियां, वो लीच हो रहे हैं जी जी। भूमि में मिक्स हो गए। पानी की तो जांच करानी पड़ेगी, लेकिन इस 6ठे साल के बाद मिट्टी की जांच करा के हमको ये नहीं जांच करानी पड़ेगी कि इसमें हमने कौन सा रसायन डालना है। जी। इसमें हमारे जो हम ये केचुआ खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट, इसमें 16 तत्व है। अच्छा अच्छा जी। तो हमारी भूमि को चाहिए। जी। जैसे माँ का दूध पूर्ण आहार है ना बच्चे के लिए, हाँ जी, हाँ। शिशु के लिए, वैसे ही ये जो ऑर्गेनिक खाद है हमारा केचुआ खाद है, ये भी पूर्ण आहार है हमारी धरती के लिए। जी जी। अच्छा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो है केंचुआ की खाद है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो अपने गाय गोबर का जो गला सड़ा गोबर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको गोबर को जल्दी तैयार करने के लिए उसके अंदर डीकम्पोजर डाल के जल्दी तैयार हो जाता है वो। जी जी। तो वैसे तो 6 महीने में गलेगा, उसको गलाने के लिए डीकम्पोजर 20 रुपए की शीशी आती है, 200 लीटर पानी में घोल बना के अगर हम गोबर के ढेर में छिड़क दें उसको, 40-45 दिन में पोषक तत्व वाला हमारा खाद तैयार हो जाए। और जो कई बार जो दिमक की समस्या आ जाए धर्मपाल जी, तो वो किस तरह हम फिर इसमें भी? दिमक की समस्या को सर हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने खेत में। वैसे तो हमारे इधर एरिया में है नहीं, फिर भी हम उसमें डालते हैं ये फिटकरी और हींग। अच्छा अच्छा जी। अच्छा वाली हींग लेके ना 50 ग्राम हींग और 250 ग्राम फिटकरी की पोटली बना के जी, जब पानी लगाते हैं नक्के में रख दें, या जैसे धान लगा दिया खेत के सेंटर में रख दें, उसमें से जैसे डीजल या मिट्टी का तेल कोई पानी पेट्रोल पे डालते हैं, लेयर बनता है। अच्छा अच्छा जी, हाँ, इस तरह से लेयर दोनों का मिश्रण होने से एक लेयर चलती है उसके ऊपर। जी जी। पानी के ऊपर अपने आप ऑटोमेटिक पूरे खेत में फैल जाती है वो जी। तो दिमक मरेगी तो नहीं उससे, लेकिन नीचे चली जाएगी, वो नुकसान नहीं करेगी। अच्छा अच्छा। और जो जैविक खेती हम कर रहे हैं धर्मपाल जी, उसमें फिर जो है इसके हम लाभ की बात करें तो लाभ तो देखो आपने एक तरह से बता दिया कि जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उसमें जो रसायन है जो हमारे खाने में जाने लग रहे हैं वो तो बचाव हो जाएगा, और जो खाना खा रहे हैं उसमें जहर हमारे शरीर में नहीं जाएगा। बड़ा फायदा ये है जी। इसके अलावा जो उत्पादन है उस पर भी कोई इसका असर पड़ेगा? हाँ सर, इसमें उत्पादन में थोड़ा 3 साल तो असर पड़ेगा, लेकिन 4थे साल 5वें साल में जाके यील्ड हमारी बराबर आ जाएगी जो रसायन से ले रहे हैं हम। अच्छा अच्छा जी। हाँ, तो उसके बाद फिर हमने जितना रसायन वाली खेती से मिल रहा है, और मार्केट भी खुद करे तो और भी वैल्यू एडिशन करके मार्केट करे तो और भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जी जी। और मेरे कितना उत्पादन है, गेहूं है, धान है, चना है, मूंग, मसूर, उड़द है, हल्दी है, जी जी, सब मैं वैल्यू एडिशन करके दालें बना के हल्दी का पाउडर बना के ये सब डायरेक्ट उत्पादन से उपभोक्ता तक का सफर खुद तय कर रहा। जी जी। मंडी में ना बेच करके, हाँ, वो सीधा जो है कंज्यूमर तक, यानी कि जो उपभोक्ता उस तक पहुंचा रहे हो। हाँ जी, करनाल, कुरुक्षेत्र, नीलोखेड़ी में मेरे उपभोक्ता है, और अभी गेहूं के टाइम में फोन आने शुरू हो जाएगा उनके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसकी मांग ज्यादा है जी। साफ सफाई करके 50 किलो की पैकिंग करके और उनके डोर टू डोर द्वार तक हाथ में पैसा साथ साथ। जी जी, ये तो आपने और भी बहुत बढ़िया बात बताई साथ में। अच्छा धर्मपाल जी, एक साथ में एक और जो है जैसे बीज उपचार हम कर रहे हैं, तो बीज उपचार खातर फिर हम प्राकृतिक कौन सा तरीका अपनावा है जब बीज का उपचार कर रहे हैं तो? हाँ, इसमें गाय का गोबर, गाय का पेशाब और इसमें घी और दही लस्सी डाल के ना इसको जीवा घनामृत बोलते हैं। जी जी। वो तैयार करना पड़ता है बीज उपचार के लिए। जी। बीजामृत का नाम भी है इसका। आपने तो 4-5 इसमें चीजें बताई कि एक तरह से पंचामृत ही बन गया ये तो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बीज का उपचार करके और फिर उसके बाद बिजाई करें। हाँ। अच्छा जी।
और साथ में जो अपने जो कीटनाशक है, कीटनाशक के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे जो अपनी लस्सी है, दही है, उसका हम इस्तेमाल करें। कीटनाशक के रूप में हमने बनाया है, जैसे गौमूत्र है, हमने 150 लीटर लिया, उसमें नीम, डेक, कनेर, आग धतूरा के पत्ते 5-5 किलो डाले। जी जी। और ये भी हमारे को नदी के किनारे नहर की पटरी से अपने खेत से मिल जाते हैं, मोल लेके आने। जी जी। उसके अलावा हम अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और इसका पेस्ट डालते हैं 1 किलो। अच्छा। ये भी हमको सब्जी मंडी से मिल जाते हैं, खरीद के नहीं लेने, जो फेंक देते हैं नींबू को, अदरक को, लहसुन मिर्च को, खराब ये अड़ती लोग। जी जी बिल्कुल। बिल्डिंग किया, सामान उठा के लिया है, वो फ्री मिल गया, उसको कूट छेद के इसके अंदर डाल के गौमूत्र के सड़ने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा जी। 30-40 दिन में वो लगभग तैयार हो जाएगा। जी जी। और उसको हम स्प्रे करेंगे तो फसल पे कीटनाशक, एक हमारा कोई भी किसी किस्म का कीट हो, ये तो हमारा कीटनाशक बन गया। जी। और कीट को हम कीट के द्वारा ही भी काबू कर सकते हैं, जैसे हमारे मित्र कीट है उसकी सुरक्षा करनी। हाँ जी। और उनको संख्या बढ़ानी का। लाइट ट्रैप लगा के, लाइट का बल्ब लगा के उसमें पानी रख के उसमें लाइट ट्रैप से भी हम कंट्रोल कर सका। जी जी। फेरोमेन ट्रैप आजकल लेकर आ रहे हैं कैप्सूल, उसको हम अगर फेरोमेन के ट्रैप के अंदर लगाएंगे तो जो नर कीड़ा है उसमें आ जाएगा। जी। दूसरा फ्रूट फ्लाई ट्रैप है। हाँ जी। और बर्ड ट्रैप है, पक्षी ट्रैप, जो हम आसपास में अपने छोटे छोटे पौधे लगाएंगे खेत में, आम अमरूद के, उसके ऊपर बैठेंगे बर्ड, पक्षी बैठेंगे। जी जी। पक्षी भी खाएंगे। बहुत से इसके तरीके हैं, नेचुरल तरीके हैं, उसको अपना के हम अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। इनकी धर्मपाल जी, बगैर कोई बाजार से इनकी खाद है, दवाइयां हैं, उन पर पैसा खर्च करे बगैर भी हम घर पे ही जो सारा सामान तैयार करके जो अपनी खेती कर सकें, तो सारा सामान हमारे खेत के आसपास ही है। जी हाँ। इसमें एक तरह से वो तो किसान की वो जो है कि 2022 तक आमदनी दुगनी करनी है सरकार को, तो एक तरह से उसका जैविक खेती अपनाकर जो है वो लक्ष्य पूरा कराया जा सके कि अगर बाहर से हम कोई भी जो है खरीदारी ना करके और सिर्फ अपनी बचत ही बचत है इस काम में। जो हमारे खेत का इनपुट है, इनपुट तो हमारे आसपास ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और उसमें मेहनत करना पड़ा। और रह गया बाजार की बात, बाजार का थोड़ा सरकार ने निश्चित करना चाहिए कि भाई ऑर्गेनिक जो है, केमिकल फ्री है, किसान ने करी है, उसकी थोड़ी ही वैल्यू मिलनी चाहिए। जी जी। और उसका थोड़ा भाइयों, यह तो जो किसान भाई हैं उनने जानकारी ली कि जैविक खेती क्या है और किस तरह हम जैविक खेती करके जो है अपनी पैदावार ने बढ़ा सके हैं, और साथ साथ जो हमारी मिट्टी है, ज़मीन है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है उसने भी हम कायम रख सके हैं। और ये सारी जानकारी दी हमारे प्रगतिशील किसान भाई धर्मपाल ने। और इब करवाऊँ भाइयों का मनोरंजन, सुनवाऊँ है यो लोकगीत। कालजे में लागी मेरे दो नन्ना की चोट, चालता बटे मारा कर घूंघट की ओट। देश पैदेश आँख कटिली जबार सिली पूरा कैसा भेष, पतली गिट्टी छोटा सा सिर लंबे लंबे केस, बेकदरिया तय लगी दोस्ती ओ क्या गणा कले, आशिक बंदे भरे तवाई हो, आशिक बंदे भरे
सुखा का घोट चालता बटे मारा कर घूंघट की ओट। छाती पे दो पकी नरंगी रस्मत जो बन का तुम का झरना उठे नी बरस सामन का बुरी बुरी पड़ी धुंधड़ी झटका दमन का चित्ते कैसा लंक लाग रहा केरी बन का कि भगवान मल्या देन तू इस गोरी तजोट चालता बटे मारा कर घूंघट की। टेढ़ी मांग गलूरे चमके मोटी मोटी आँख रुखसारा पे जुल्फ पड़े सू वासा लंबा नाक फरर फरर पत्ता ले मोती जड़ा बलाक छोटी का दिल जुलम करे मुल काम पड़री झाक कंता की बती सी खिलरी ओ कंता की बती सी खिलरी पतले पतले वो चालता बटे मारा ये तो सुना भाई ने लोकगीत कालजे में लागी मेरे आग, और गायक कलाकार भाई थे ज्ञानी राम। और ये बात करें भाइयों मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और कल जो किसानवाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे वो रहेगा इस माह के कृषि कार्य। और साथ भाइयों चर्चा करें पशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के लक्षण और उसके बचाव के उपाय पे। किसान भाई जो है या डेयरी फार्मिंग जो कर रहे हैं, कई बार पशुओं में जो है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी देखी जाओ है। हालांकि जो है पशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी देखी जाओ है, लेकिन कई बार जब जो गोधन है या जो पशु हैं उनमें जो वो चारा उसने खिलावा जिसमें कैल्शियम की कमी है, या वो उस ज़मीन पे उगाया गया फसल है जिसमें घास में जो है कैल्शियम की कमी पहले है और अनाज का जो दाना है वो भी जो है ज़्यादा मात्रा में खिलाया जावे, तो उससे जो है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी आ जाए। और जिन बछड़ा में अनाज और गैर दलनी जो चारा है वो भरपूर मात्रा में खिलाया जावे, साथ में जो सोयाबीन की खली या जो पिसी हुई असली प्रोटीन वाली जो पूरक है अगर वो खिलाई जावे तो भी आमतौर पर जो है कैल्शियम की कमी जो है पशुओं में देखी जावे है। इसके अलावा फास्फोरस की कमी जो है आमतौर पर ज़्यादा सूखी घास या जो सूखा चारा है या फिर पराली है,
मक्के की जो साइलेज है, शिरा है, चुकंदर का गुद्दा है, अगर ये खिलाए जावे तो भी जो है पशुओं में जो है फास्फोरस की कमी देखी जाव है। या फिर जो है पशु को चारा जो है फास्फोरस की कमी वाले जो क्षेत्र में उगाई गई जो अनाज है, अगर वो दिया जावे तो भी जो है पशुओं के शरीर में जो है फास्फोरस की कमी हो जाए। और अगर शरीर में कैल्शियम या फास्फोरस की कमी हो जाए तो उसके लक्षण जो है वो किसान भाई किस तरह पहचाना है, या जो पशुपालक भाई हैं वो किस तरह इस लक्षण में पहचाना, खास करके जो छोटी आयु के जो पशु हैं उनमें फास्फोरस या विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसमें सूखा रोग हो जाए। और हड्डियों में जो है कड़ी और मजबूती नहीं बन पाती, साथ में जो बूढ़े और जो बड़ी उम्र के पशु हैं उनकी हड्डी जो है मुलायम हो जाए। और कैल्शियम की कमी में जो है हड्डियाँ छोटी, मुलायम और कड़किली सी हो जाए और आसानी से वो टूट सकें। और जो मादा पशु हैं उनमें दूध के उत्पादन में कमी आ जाए। साथ में भूख कम होना इसका सबसे पहला लक्षण है। तो ये लक्षण हम देख कर जो है जान सकते हैं कि पशु में जो है कैल्शियम की कमी हो रही है। साथ में जो बढ़ती हुई हड्डी हैं उनमें भी जो है आवश्यक मजबूती नहीं आ पाती। साथ में जो लंबी हड्डी के सिरे हैं उनमें भी जो है असामान्य रूप से बढ़त होनी शुरू हो जाए। और जो पसली हैं उनके सिरे में उभार दिखाई देने लग जाए। जो सिर की हड्डी है वो नरम और उभरी हुई हो जाए। साथ में जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टेढ़ापन आ जाए और घुटने जो हैं वो झुक जाए। साथ में जो पीड़ित पशु है उसमें कुबड़ ऊपर की तरफ जो है साफ दिखाई दे है। तो अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि पशु में कैल्शियम की कमी है। साथ में जो प्रौढ़ पशु है उसमें जो जोड़ हैं उसके वो जकड़ जाए हैं और रोग जब बढ़ जाए तो उसके साथ जो है गाय जो है या जो भैंस है वो नियमित रूप से जो है बाहर नहीं आती और बच्चे जो है कम पैदा हुए हैं। ऐसी गाय के जो बच्चे हैं वो कमज़ोर पैदा हुए हैं और जो पैदाइश के वक्त जो है उसमें कई बार जो बच्चे हैं वो मर भी जाओ हैं। और पशु में जो है उसकी भूख है वो बिगड़ती चली जाओ है। साथ में जो बाढ़ है, लकड़ी है या जो मिट्टी है, इस तरह की चीज़ जो है वो जानवर खाना शुरू करते हैं। तो अगर ये लक्षण दिखे तो भी जो है हमने समझ लेना चाहिए कि जो पशु में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है। साथ में जो फास्फोरस की कमी वाले जो क्षेत्र हैं उनमें पशुओं में जो है हड्डियाँ चबाना या जो सड़ा हुआ मांस खाना इस तरह की आदत उनमें पड़ जाए, जिससे बोटलिज्म जिस तरह की जो घातक बीमारी है वो भी पैदा हो जाए, क्योंकि इस रोग का जो कीटाणु है वो ज़्यादातर सड़े हुए मांस या हड्डियों में रवे है। तो जिन पशुओं में अगर कैल्शियम है या उसमें जो फास्फोरस की अगर कमी होगी है तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी ने दूर करने खातर जो है किसान भाई या जो पशुपालक भाई हैं वो खनिज की कमी दूर करने वाले के लिए जो है खनिज मिश्रण जो है पशुओं ने जरूर देवें। साथ में इस तरह के जो पोषक तत्व देवें जो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी ने पूरा करें, यानी कि जो दाना चारा है वो पर्याप्त मात्रा में खिलावें। साथ में फास्फोरस की कमी ने पूरा करने खातर बिनोले का चूरा है, गेहूँ है या अनाज है, गेहूँ की भूसी है और डायरी की जो गाय के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहे हैं तो ये जरूर देवें, जिससे जो है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी पूरी हो जाए। साथ में जो छोटे बछड़े हैं उनमें जो है कॉड लीवर ऑयल अगर दिया जाए तो भी उनमें जो है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी दूर करी जा सके है। तो पशुधन में जो है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी उसके लक्षण जो है आसानी से देख कर पता लगाया जा सकता है। साथ के साथ जो है अगर ये कमी दिखाई देने लग रही है तो जो है पशुओं ने बिनोले का चूरा जो है, गेहूँ है, अनाज है, गेहूँ की भूसी है, साथ में जो है खनिज मिश्रण जरूर देवें ताकि जो है उसकी कैल्शियम और फास्फोरस की कमी दूर करी जा सके। इसके अलावा बात करें नई फसल नई उमंग के तहत बाजरे की बिजाई पे। बाजरा की जो किस्म है भाइयों वो उसमें सिफारिश की गई जो किस्म है वो है संकर बाजरे की किस्म की दूसरी पीढ़ी की बीज, या जो स्थानीय किस्म है वो ज़्यादा पैदावार देवा है। और मिट्टी और खेत की तैयारी की अगर बात करें तो इस खातर जो है रेतीली दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा बढ़िया रहा है। और खेत की तैयारी करने खातर जो है 2 से 3 बार अच्छी तरह खेत की जुताई कर लें और इसके साथ जो है मिट्टी ताकि जो है भुरभुरी हो जाए और बीज का जो अंकुरण है वो ठीक ढंग से हुआ है। और बीज की बिजाई जो हमने बिजाई करनी है बाजरे के चारे खातर जो बिजाई मार्च के आखिर में या फिर जो अप्रैल के शुरू में या अप्रैल के आखिरी महीने के अंत तक जो है करी जा सके, ताकि जो है मई जून में जो है जो चारे की कमी हो जाए वो पूरी करी जा सके। और शुद्ध बाजरे की चारे की बिजाई के लिए जो है प्रति एकड़ 3 से 4 किलो जो है बीज अगर हम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख कर जो है लाइना में उसकी बिजाई करें तो पैदावार किसान भाई बढ़िया ले इसका है।
और यदि बाजरे की मिलवा बिजाई करनी हो तो प्रति एकड़ बाजरे का 2.5 किलोग्राम और लोबिया का 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बिजाई पर्याप्त नमी में और पोरा या केरा विधि तय जो है इसकी बिजाई करें और 2 कतारों के बीच जो है एक कतार में लोबिया की बिजाई करें और 2 कतारों के बीच का जो फासला है वो 30 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह जो है एक साथ लोबिया और जो बाजरा है उसकी हम पैदावार ले सकते हैं। और बात करें खाद और पानी की तो बाजरा नाइट्रोजन वाली जो खाद डालने की जो है बाजरे में अगर नाइट्रोजन वाली अगर हम खाद डालना तो इससे जो तेज़ी से बाजरा बढ़े है और प्रति एकड़ अगर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि हमने इस 80 किलोग्राम किसान खाद तय हमने मिल जाए और बिजाई के समय जो है ड्रिल करें और साथ में 10 किलोग्राम नाइट्रोजन बिजाई के 1 महीने के बाद जो है खड़ी फसल में डाल दें। और इसका जो चारा है वो बीजने के लगभग 50 से 55 दिन में वो तैयार हो जाए और करीब लगभग 160 क्विंटल जो है हमने चारा प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार हमने मिल जाए। और अधिक पौष्टिक चारे खातर जो है बाजरा और लोबिया की मिश्रित अगर खेती करें तो वो किसान भाई इसमें ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस तरह जो है बाजरे की और लोबिया की हम जो है पैदावार तो जो है जो चारे की कमी है वह कमी जो है पूरी कर सकते हैं। यह तो बात करी बाजरे की बिजाई की। और अब जो घड़ी है वो इजाज़त नहीं दे रही है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। इसी के साथ जो है आपसे इजाज़त लें। अच्छा भाइयों, राम राम। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।